हेलो डियर, वेलकम करता हूँ आप सभी को यूट्यूब चैनल नर्सिंग ज्ञान में। और आज का वीडियो बहुत शानदार होने वाला है, तो आप लोग देखिएगा। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि कल का जो है कल क्लास नहीं आ पाया था, वीडियो नहीं आ पाया था किसी भी ईयर का, तो इसके लिए खेद है। बाकी आज का वीडियो मैं आप सभी के बीच में लेकर आया हूँ। और आप लोग जानते हैं कि हमारा चौथा जो है कल ही सब्जेक्ट हो जाता, लेकिन नहीं आ पाया, इसके लिए सॉरी। बाकी चलिए, आज हम चौथा सब्जेक्ट कर रहे हैं और सभी ईयर का फिर से आ जाएगा। आज का क्वेश्चन है हमारा कम्युनिटी हेल्थ नर्सिंग के लिया गया है, 22वां नंबर का वीडियो है। अगर इससे पहले आप 21 तक नहीं देखे हैं वीडियो तो जाकर ज़रूर देखिए। और आप लोग जो है PDF सहित आपको वीडियो में मिल रहा है, तो आप लोग इसका फ़ायदा उठाइए। आपको प्लेलिस्ट में जाकर फर्स्ट ईयर है तो फर्स्ट ईयर, सेकेंड ईयर है तो सेकेंड ईयर, थर्ड ईयर है तो थर्ड ईयर जाकर देखिएगा, ठीक है। चलिए हम लोग शुरू करते हैं। प्रश्न है, बहुत शानदार प्रश्न है। प्रश्न है ये लिया गया है न्यूट्रिशन से, मतलब जो हम लोग को पोषण पढ़ना है, पोषण से आपका लिया गया यह प्रश्न है, ठीक है। प्रश्न यह 10 नंबर में पूछता है बार बार कि भोजन बनाने की विधियों के बारे में वर्णन करें। मतलब कौन कौन से विधि है जिसके विधि के तहत हम जिस विधि से भोजन को पकाते हैं, ठीक है। सब विधि से भोजन पकता ही है, तो आखिर कौन कौन से विधि है, किन किन विधि के जो है तहत हम लोग भोजन को पकाते हैं। जैसे देखते होइएगा कि कितना लोग भोजन को तलते हैं, ठीक है, तेल में। कितना लोग क्या करते हैं कि उबालते हैं, ठीक है ना, पानी में जैसे आलू रख दिया उबल जाता है, उबलता है, ठीक है। कितना लोग क्या करते हैं कि भूनने का काम करते हैं, मतलब भूंजते हैं, ठीक है। तो यही जो है अलग अलग जो है विधि से भोजन को पकाया जाता है। तो इन विधि के बारे में जो है हम लोग को चर्चा करना है, ठीक है। चलिए शुरू करते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है, समझिएगा। भोजन को अनेक विधियों द्वारा पकाकर खाया जाता है। सबसे पहले आपको ये समझना चाहिए कि भोजन पकाने की जो विधि है, अनेकों विधि है। जो भी विधि मैं आपको बताऊंगा वो आपके घर में यूज होता है, आप यूज करते हैं, खाना बनाते हैं आप ना, तो आप भी यूज करते हैं, आपके घर में भी उस तरह से बनाया जाता है, आप लोग देखिएगा। तो इसको याद करना बड़ी ही आसान है। न्यूट्रिशन से यह बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न बनता है, ठीक है। चलिए शुरू करते हैं। अब अनेकों विधि से हम भोजन को पकाकर खाते हैं। इसमें पहला है आपका ब्रेजिंग विधि। ब्रेजिंग विधि में क्या होता है, देखिए यहाँ पे। इस विधि में भोजन को दो विधियों के मिश्रण से पकाया जाता है। एक होता है भूनना और एक होता है स्ट्रूइंग, ठीक है। भूनना मतलब भोजन को भूना जाता है और एक स्ट्रूइंग होता है। तो ब्रेजिंग विधि में दो विधियों की सहायता से, दो विधियों को मिश्रण से जो है भोजन को पकाया जाता है। दो विधि में एक भूनना और एक स्ट्रूइंग। आप लोग भूनना तो समझ ही होइएगा, आम भाषा में इसे भूजना कहते हैं, ठीक है ना। इसमें भोज्य पदार्थ को पहले अच्छी तरह से भूना जाता है, फिर उसमें पानी व मसाला डालकर पकाया जाता है। इस विधि से भोज्य पदार्थ के पौष्टिक तत्व भी सुरक्षित रहते हैं। अब जैसे मीट बनाते हैं आप लोग, मटन बनाते हैं, मीट बनाते हैं, तो क्या होता है कि पहले हम लोग उसको अच्छे से क्या करते हैं, भूंजते हैं। मसाला को, सब्जी, प्याज वाज जो भी बनाते हैं, देखते होइएगा कि उसको पहले खूब अच्छे से भूंजा जाता है। भूंज कर हल्का हल्का जो है पानी रख कर जो है उसे पकाया जाता है। तो यही जो है हमारा भूंजना होता है। और भूंजने से जो होता है बहुत सारे पोषक तत्व जो है आपको अच्छे से उसमें मिल जाते हैं और पोषक तत्व जो है सुरक्षित रहते हैं। तो ये ब्रेजिंग मेथड हो गया, याद रखिएगा। ब्रेजिंग मेथड में एक भुनना और एक स्ट्रूइंग, दो मेथड होता है। दो मेथड के मिश्रण से ब्रेजिंग बना है। इसमें कोई भी भोज्य पदार्थ को अच्छी तरह से भुना जाता है और भून कर जो है उसमें हल्का पानी और मसाला डालकर पकाया जाता है, जिससे होता यह है कि हमारा उसमें का पौष्टिक तत्व ज़्यादा नष्ट नहीं होता है, उसमें सुरक्षित रहता है। तो पहला ब्रेजिंग मेथड हो गया। आगे चलिए, दूसरा है तेज खुली आंच, जिसे हम लोग ग्रिलिंग कहते हैं। पहला ब्रेजिंग, दूसरा ग्रिलिंग, लेकिन हिंदी में इसे तेज खुली आंच पर पकाना कहते हैं, ठीक है। देखिए क्या होता है। दूसरा है तेज व खुली आंच पर पकाने का मतलब है कि इस विधि में भोज्य पदार्थ को तेज खुली आंच पर बिजली या गैस के ग्रिलर के द्वारा पकाया जाता है। इस विधि से खाना जल्दी पक जाता है तथा स्वादिष्ट होता है। तेज खुली आंच पर पकाने का मतलब होता है, मैं आपको बता देता हूँ, यहाँ पे अच्छे से बताऊंगा, टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है आप लोग को। तो तेज़ खुली आंच का मतलब है कि जैसे आप लोग देखते होइएगा गांव में, ठीक है ना, गांव में अगर आप लोग देखते होइएगा तो चूल्ही जिसको हम लोग कहते हैं चूल्हा, मिट्टी का बना होता है। शहर में उसी को जो है हम लोग गैस वाला, बिजली वाला जो है आंच पर पकाते हैं। गांव में लोग मिट्टी के बर्तन पर, मिट्टी के जो है चूल्हा बना के उसको क्या करता है, उस पर पकाता है भोजन। तो इसमें डायरेक्ट जो है खुली आंच पर पकाते हैं, एकदम तेज़ जो है दे दिए और धड़ाधड़ जो है भोजन पक कर रेडी हो जाता है। तो इसमें खुली आंच और तेज़ आंच पर जो भोजन पकाया जाता है, तो इससे भोजन जो है जल्दी पकता है और जो है खाना जल्दी कम समय में पक जाता है और स्वादिष्ट भी रहता है। तो ये तेज़ खुली आंच पर पकाने का मतलब है
कि कभी भी आप तेज़ और खुली आंच पर पकाएंगे भोज पदार्थ को तो वह बिजली होगा या गैस के ग्रिलर के द्वारा पकाया जाता है। इस विधि के द्वारा खाना जल्दी पक जाता है तथा स्वादिष्ट होता है। तो दूसरा ब्रेजिंग के बाद ग्रिलिंग हो गया, यानी तेज़ खुली आंच पर पकाना, दूसरा मेथड। तीसरा मेथड है भूनना तथा बेकिंग, रोस्टिंग एवं बेकिंग। आप लोग नाम सुने होइएगा कि रोस्टिंग एवं बेकिंग, ठीक है, रोस्टिंग एवं बेकिंग। अब आप लोग को पता होगा कि बहुत लोग कहते हैं कि मैंने ब्रेड को रोस्ट करके खाया, ठीक है, मतलब ब्रेड को जो है, समझ रहे हैं ना। तो इस विधि में खाद्य पदार्थ को बिना ढके सूखी उष्मा द्वारा पकाया जाता है। यह प्रक्रिया तंदूर या ओवन में संपन्न की जाती है। इस विधि से मटन, मछली, आलू, शकरकंद, बैगन आदि को जो है भुना जा सकता है। इस विधि से भोजन को वसा रहित तथा नमी रहित बनाया जाता है। यह खाना बनाने के सबसे प्राचीन विधि है। भुनना एवं बेकिंग, माय डियर, बेकिंग और भुनना, जैसे आप लोग देखते होइएगा कि आप बड़े बड़े भोज में जाते होइएगा, रेस्टोरेंट में जाते होइएगा तो देखते होइएगा कि नीचे जो है आग वाला, मतलब एकदम खुली आंच लगा भी नहीं रहता है, उसमें सिर्फ ऐसा कोयला वगैरह हो गया या कोई भी चीज़ पर जो है इतना उष्मा देता है कि उस उष्मा पर जो है चीज़ों भूंज जाता है या उस पर जो है पक जाता है। जैसे देखते होइएगा तंदूर रोटी को उष्मा पर रख देने से वह जो है पक जाता है। देखते होइएगा एक बड़ा सा ड्राम रहता है और उसके चारों साइड से मिट्टी लगा रहता है और नीचे से उसमें उष्मा जो है हीट जनरेट होता है और उस ड्राम के चारों साइड से बड़े बड़े तंदूर रोटी को उस पर साट दिया जाता है और वह तंदूर बन के तैयार हो जाता है। तो यह बेकिंग यानी भूनने का और सेकने का विधि होता है, ठीक है, भूनना, रोस्टिंग और बेकिंग करना, ठीक है। इसके ज़रिए आप चाहें तो कोई भी चीज़ को अच्छे से जो है आप लोग क्या करते हैं, भून कर अच्छे से नमी रहित, मतलब सूखा बना सकते हैं। अगर कोई चीज़ सूखा बनाना हो तो उसको भूनते हैं, अच्छे से भूनते हैं। जैसे मान के किसी को अगर जो है तरी अगर नहीं पसंद हो, ग्रेवी अगर नहीं पसंद हो तो उसके लिए भूजा जाता है अच्छे से और पानी नहीं रखा जाता है, उसको जो है बिना नमी के ही बना दिया जाता है। तो उस प्रकार के भोजन भूनना और बेकिंग में आता है। तो रोस्टिंग और बेकिंग जो है आपका हो गया यह एक विधि, ठीक है। अब यहाँ पे भूनना तो समझ गए कि कोई भी चीज़ को अच्छे से भूनते हैं सूखी उष्मा पर विदाउट नमी के, मतलब नमी रहित, जहाँ पे नमी ना हो उस प्रकार के जो है भूनना हो गया, ठीक है। तो ये हो गया। जैसे मानिए आलू के भुजिया, अगर आलू के भुजिया आपको बनाना हो तो बिना नमी को होता है, बिना पानी उसमें रखे होता है और उसको जो है आप क्या करते हैं कि उष्मा में जो है आप उसको अच्छे से उसको भून देते हैं, ठीक है ना, यही होता है। बेकिंग, अब हम लोग रोस्टिंग देख लिए, भूनना देख लिए, अब बेकिंग देखते हैं। बेकिंग में खाद्य पदार्थ को एक बंद ओवन के अंदर रखकर उसमें उत्पन्न होने वाली सूखी उष्मा से पकाया जाता है। पकाए जाने वाले भोज पदार्थ को पहले से गर्म किए गए ओवन में रखा जाता है। वहाँ के चारों ओर से गर्म वायु घिर जाता है और पक जाता है। इस विधि द्वारा मुख्यतः केक, बिस्कुट, ब्रेड आदि को पकाया जाता है। बेकिंग वही होता है, जैसे आप लोग देखते होइएगा कि आपको कच्चा ब्रेड, पक्का ब्रेड भी आता है, ठीक है। कुरकुरे एक होता है जो आप लोग बहुत चाव से चाय के साथ में खाते हैं, कुरकुरा टाइप का। एक होता है नरम ब्रेड होता है। तो यह सब ब्रेड जो है बेकिंग करके ही आता है। अब हॉट ओवन का मतलब होता है कि एक जो है यंत्र होता है सेकने वाला, या यूँ कहा जाए आप लोग देखते होइएगा कि आप लोग देखते होइएगा कि पुआ बनता होगा, पुआ तो क्या किया जाता है, उसको जो है पहले हीट को जनरेट कर लिया जाता है मिट्टी के बर्तन में और उसमें जब हीट बन जाता है तो उसमें चावल के जो मतलब घोल के जो रखते हैं तो उससे जो है पुआ तैयार हो जाता है। तो यह हीट से जनरेट हो जाता है जिसमें भाप के द्वारा जो है चीज़ों को बेकिंग कर दिया जाता है उष्मा के द्वारा। यहाँ पे आँच वाँच नहीं लगता है, नीचे से चूल्हा वूल्हा जल नहीं रहा होता है, बस कोई बर्तन है, बर्तन को हम जो है आग पर रख दिए, अब बंद करके, अब आग पर रख देंगे बंद करके तो हीट हो जाएगा और बंद बर्तन है तो उसके अंदर उष्मा उत्पन्न हो जाएगा। अब हम क्या करेंगे, उसको आग से उतार लेंगे और चूँकि वह गर्म है उसके अंदर हीट जो है जनरेट है, तो हम क्या करेंगे कि उसमें रख देंगे जो भी ब्रेड व बिस्कुट जो भी हमको बेकिंग करना हो उसको जो है उसमें रख कर हम लोग पका लेते हैं, केक, बिस्कुट, ब्रेड ये सब को, ठीक है। तो ये हमारा बेकिंग मेथड हो गया, समझ गए, जिसमें शुष्क उष्मा में जो है ये चीज़ें पक जाता है उष्मा से ही, ठीक है। चौथा है सिझाना, ठीक है, स्वेटिंग, ठीक है ना, सॉर्टिंग मतलब सिझाना। इस विधि में कम पानी का प्रयोग किया जाता है तथा भोजन को कम तापमान पर अधिक देर तक पकाया जाता है, ठीक है। इसमें खाद्य पदार्थ पानी में आधा भिगोया जाता है और जैसे ही यह उबलने के निकट होता है आंच कम कर दी जाती है और फिर खाद्य पदार्थ को लंबे समय तक हल्का उबाल दिया जाता है। यह विधि मांस व काले चने आदि पकाने के लिए प्रयुक्त होते हैं।
अब मानिए आपको कोई भोजन जैसे चना हो गया, उसके बाद आलू भी हो गया, ठीक है, मीट हो गया, तो कुछ ऐसे पदार्थ आप बना रहे हैं जिसको सीझने में पकने में समय लगेगा, और अगर आप नहीं सही से उसको जो है पकाइएगा तो कच्चा रह जा सकता है। तो ऐसे पदार्थों को हम लोग जो है सॉर्टिंग मेथड यानी सिझाने के द्वारा जो है पकाते हैं। अब होता यह है, अगर मानिए आप कि मीट आप बना रहे हैं, ठीक है, और मीट को जो है बनाकर और खूब तेज़ आंच कर दिए और पानी रख दिए, तोप दिए, तो क्या होगा कि तेज़ आंच के कारण पानी जल्दी जल्दी शॉर्ट कर जाएगा, ख़त्म हो जाएगा, लेकिन आपका मांस जो है ज्यों के त्यों रह जाएगा, सीझेगा नहीं, ठीक है। तो आपको सीझने के लिए क्या करते हैं कि पहले उसको क्या करेंगे, धीरे धीरे हल्के हल्के पानी रख कर जो है उससे क्या करेंगे, आधा सिझा लेते हैं, फिर उसके बाद पानी रख देते हैं, और कंप्लीट पानी जितना रखना है रखने के बाद हम उसको हल्के जो है टेम्परेचर मतलब आंच को कम कर देते हैं, गैस को कम कर देंगे, और धीरे धीरे तो उसको जो है ज़्यादा देर तक पकाएंगे, जिससे वह अच्छी तरीके से क्या होगा, सिझ जाएगा। अगर आप खूब टेम्परेचर दे दिए, गैस फुल कर दिए, पानी रख दिए, तो मालूम चलेगा कि पानी सब शॉर्ट हो गया, सूख गया, और जो सीझने वाला जो खाने वाला चीज़ है वो कच्चे के कच्चे रह गया। तो सिझाने के लिए हम लोग हल्का हल्का पानी रख के अच्छे से उसको जो है उबालते हैं, और जब वो उबालने के निकट उबलने लगता है भोज्य पदार्थ, तो तापमान को कम कर देते हैं और उसे लंबे समय तक पकाते हैं, जिससे भोजन जो है अच्छे से पक जाता है, सिझ जाता है, ठीक है। तो यह सिझाना मेथड हो गया। इस विधि से मांस, काले चने और कोई भी जो ठोस जो जिसको सीझने में समय लगता हो उसको हम इस तरीक़ा से पकाते हैं, ठीक है। पाँचवा है तलना, डीप फ्राइंग। तलने का अब आप लोग देखे होइएगा कि तलने का मतलब क्या होता है, मैं बताता हूँ। दो तरह से जो है खाने को तला जाता है, एक होता है छिछली और एक होता है गहरी। गहरी विधि में खाद्य पदार्थ तेल में पूरी तरह से डुबाया जाता है। इस विधि में पुड़िया, पकौड़े, समोसा, कचौड़ी को बनाया जाता है। छिछला तलने में बहुत कम मात्रा में तेल डाला जाता है। इस विधि में कटलेट, पराठा, डोसा आदि बनाया जाता है। अब हमको है डीप फ्राइंग मतलब क्या होता है, तलना। तलना एक विधि है। अब सभी भोजन को हमको मन होता है कोई चीज़ पकौड़ा खाने का, ठीक है, मन होता है समोसे खाने का, मन होता है जो है ब्रेड पकौड़ा खाने का, इडली डोसा खाने का। तो आप लोग देखते होइएगा, आप मार्केट में जाते हैं, ये सब चाइनीज़ जो फास्ट फूड बनता है, देखते होइएगा कि कोई फास्ट फूड को हल्का तेल रखेगा तावे पर और उसको चारों साइड मिला के और उसमें जो है इधर उधर करके आपको दे देगा। तो ये हल्का तेल रख के इधर उधर करके जो देता है, तो यह होता है हल्का छिछला हुआ, ठीक है। इसको छिछला हुआ इसलिए कहते हैं कि इसको जो है हल्का सा तेल दे के इधर से उधर करके छिछल के आपको दे देता है। गहरी तला हुआ का मतलब होता है कि भरपूर तेल रखेगा और उसमें छानेगा, ठीक है। जैसे कुछ पकौड़ा हो गया, उसके बाद जो है पकौड़े के बाद हो गए समोसे, हो गए लिट्टी, हो गए बहुत सारी चीज़ें, पूड़ी हो गए, जिसको डायरेक्टली गहरे तेल में डायरेक्टली छाना जाता है। तो यह दो तरीके से तलने का होता है। एक तलना होता है जिसमें हल्का तेल रख के जो है इधर उधर करके बनाया जाता है, तो वो होता है छिछला हुआ। एक होता है गहरी तला हुआ जिसमें भरपूर तेल में छानते हैं चीज़ों को, तो वह गहरी तला हुआ डीप फ्राइंग होता है। तो यह दो तरीका से तलने का विधि है, समझ गए। अब किसी को तेल नहीं पसंद है, तेल वर्जित है, तो बेचारा हल्के तेल रख के छिछल कर इधर से उधर करके अपना खाता है। अगर कोई भरपूर अगर सोचता है कि नहीं टेस्ट पूरा अच्छे से लेना है, तो पूरा भरपूर तेल में छान के खाता है। तो यही चीज़ें हैं, समझ रहे हैं। चलिए, तो दोनों बता दिए। और दोनों मेथड में कौन कौन होता है, छिछला हुआ वाला में परोठा बनता है, डोसा, कटलेट, ये बहुत सारी चीज़ छिछल कर बनता है, ठीक है। अब सातवां में है पोचिंग मेथड। ये सब मेथड याद रखिएगा। जब मेथड याद रखिएगा ना, तो इसके अंदर की चीज़ों को आप खुद से भी लिख सकते हैं, क्योंकि आप चाहे बॉयज़ है या गर्ल्स है, जो भी लोग कैंडिडेट है पढ़ाई कर रहे हैं, तो आपको पता होगा, क्योंकि सब लोग खाना बना रहे हैं। बॉयज़ भी बेचारा खाना बनाना पड़ता है बाहर में, गर्ल्स भी को भी बनाना रहता है। तो इतना होता है कि गर्ल्स को ज़्यादा नॉलेज होगा कि क्या जो है छिछला हुआ होता है, क्या जो है गहरा तला हुआ होता है, क्या भुनना होता है, क्या बेकिंग करना होता है, क्या ब्रेजिंग होता है। तो यह सब चीज़ें होता है, ठीक है। बाकी अब हम नेक्स्ट में आ गए हैं, छठा नंबर है पोचिंग। पोचिंग भी एक खाना बनाने का तरीका है, एक विधि है। कौन सा होता है, देखिए, यह एक वाष्पीकृत खाना बनाने की विधि है। इसमें खाद्य पदार्थों को तरल पदार्थ जैसे पानी, दूध व वाइन में गिराकर जो है कम तापमान में पकाया जाता है। पोचिंग मेथड का मतलब होता है कि जैसे आप लोग खिचड़ी बनाते हैं, पानी उबलता है, उसमें चावल रख दिए और उसमें जो है चावल पक जाता है, ठीक है। तो ये हो गया। दूध खीर बनाते हैं हम लोग, तो दूध उबल रहा है, उसमें चावल रख दिए, तो क्या होता है, खीर बन जाता है। और दूध भी रहता है, चावल भी रहता है, तो खीर हो जाता है वो। इसी प्रकार से बहुत लोग देखते होइएगा
कि वाइन को जो है क्या करता है, वाइन को जो है हल्का सा गर्म करके उसमें कोई चीज़ रख देगा और वो ले सेवन करेगा। मतलब पोचिंग का मेथड मतलब होता है कि कोई ऐसे तरल पदार्थ जिसमें कुछ चीज़ें को रख कर पकाया जाए और वह बनने के बाद भी जो है दोनों का जो है मात्रा आए, दोनों का स्वाद आए, तो ही पोचिंग मेथड होता है। ठीक है, यानी दूध है तो दूध में चावल रख देंगे तो खीर बन जाएगा, तो जब खाएंगे तो चावल दूध दोनों का स्वाद आता है उसमें। उसी प्रकार से पानी में अगर आपको खिचड़ी बनाना हो तो चावल को धोकर उसमें दाल वगैरह सब चीज़ रख देते हैं और उसमें पानी भी रहता है और धीरे धीरे बनकर जो है आपको चावल पानी मिल जाता है, लेकिन रहता तो है पानी और चावल दोनों। तो यह जो है वाष्पीकृत जो है भोजन होता है जिसमें वाष्प के जरिए जो है ज़्यादा चीज़ें होता है। अगर मानिए आप खिचड़ी बना रहे हैं, अगर पूरा फुल तापमान दीजिएगा तो क्या होगा, पूरा एकदम आपका जो है पानी ख़त्म हो जाएगा, एकदम वो चावल बन जाएगा, खिचड़ी चावल हो जाएगा। तो पोचिंग का मतलब होता है कि कम तापमान पर तरल पदार्थों में कोई चीज़ डालकर बनाया जाए। ठीक है, जिससे होगा ये कि तरल पदार्थ भी नष्ट न होता है और बाकी जो चीज़ रखते हैं तो उसके रखने के बाद जो है वह चीज़ें दूसरा रूप ले लेता है। जैसे दूध उबल रहा है, उसमें चावल डाल देंगे या सेवई डाल देंगे तो वह खीर बन जाएगा। लेकिन पूर्ण तरीका से दूध नष्ट नहीं होता है। क्यों? क्योंकि उसमें हम हल्के जो है आग पर उसे जो है बनाते हैं। अगर तेज आंच कर देंगे तो दूध खत्म, बच जाएगा उसमें सेवई या सिर्फ चावल। तो ये चीज़ें होता है, पोचिंग मेथड यही है। समझ गए? चलिए आगे चलते हैं। अब हमारा है सातवां है सिमरिंग मेथड। सिमरिंग का मतलब होता है कि वाष्पीकरण बिंदु से कम तापमान यानी 85 डिग्री सेंटीग्रेड पर पकाना सिमरिंग कहलाता है। मांस और मछली को इस विधि से पकाना चाहिए। अधिक तापमान पर पकाने से रेशे कठोर हो जाते हैं। अब आपको पता होना चाहिए कि वाष्पीकरण बिंदु से ताप, जैसे वाष्प किस बिंदु पर बनने लगता है, तो वाष्प जब बनने वाला आता है तो आपको पता होना चाहिए कि चीज़ें उबलने का स्टार्ट करेगा। तो जो वाष्पीकरण होता है, जैसे मान गए हम 100 डिग्री पर हमारा वाष्पीकरण समझिए कि होगा, तो 100 डिग्री से कम यानी लगभग 85 डिग्री सेंटीग्रेड पर कोई चीज़ को हम पकाते हैं तो वही जो है हमारा, यानी सीधा समझिए सिमरिंग का मतलब होता है कि वाष्पीकरण होने वाले बिंदु से कम तापमान पर पकाना ही सिमरिंग कहलाता है। मांस व मछली को इस विधि से पकाना चाहिए। अब इस विधि से पकाने से होता है कि ज़्यादा अगर आँच देते हैं तो चीज़ें कठोर हो जाता है। ठीक है, कठोर होने पर उसका रेशा जो है कठोर हो जाएगा। जैसे अगर मांस और मछली को पूर्ण तरीका से आप लोग देखते होइएगा कि मछली को ढका नहीं जाता है। क्यों नहीं ढका जाता है? यही कारण है। ठीक है, तो ये सब चीज़ें देखते होइएगा कि अगर आप लोग जो है आप लोग देखते होइएगा अगर आप मीट बनाते हैं तो देखते होइएगा कभी कभी जो मीट होता है काफ़ी ज़्यादा आपका जो है हार्ड हो जाएगा, टाइट हो जाएगा, जिसको हम लोग बोलते हैं चिमर। ठीक है ना, आम भाषा में। तो चिमर टाइप से एकदम हार्ड जो है खींचने से आपको नहीं खिंचाएगा। तो ये कब होता है? जब आप पूरा जो है उसको देते हैं, एकदम आग जो है देते रहते हैं और पूरा जो है वह वाष्प में एकदम जो है सीझ कर जो है वह टाइट हो जाता है। तो ये सिमरिंग मेथड कहता है कि जिस बिंदु पर वाष्प बनता हो, वाष्पीकरण होता हो, उस बिंदु से कम तापमान यानी लगभग 85 डिग्री सेंटीग्रेड पर पकाना ही सिमरिंग कहलाता है। ठीक है, इस पर मांस मछली को पकाया जा सकता है। अधिक तापमान पर अगर पकाइएगा, यानी अधिक तापमान पर पकाइएगा जिस बिंदु पर वाष्पीकरण हो सकता है, उस बिंदु पर अगर आप पकाने लगिएगा तो उसका जो फाइबर होगा भोजन का वह कठोर हो जाएगा। ठीक है, और आखिरी है, आठवां है मेरा उबालना। खाद्य पदार्थों को 100 डिग्री सेंटीग्रेड पर पकाना उबालना कहलाता है। आप लोग जानते हैं कि 0 डिग्री सेंटीग्रेड पर जल जो है जमने लगता है। ठीक है, वहीं पे 100 डिग्री सेंटीग्रेड पर जो है जल उबलने लगता है। तो आप कहीं भी खाना बनाते हैं और पानी उबलने लग रहा होता है तो इसका मतलब होता है कि आपके पानी के टेम्परेचर 100 डिग्री सेंटीग्रेड है। ठीक है, जैसे ही आप पानी को 100 डिग्री सेंटीग्रेड पूरा कर देते हैं, पानी उबलने लगता है। चाहे आप अपने घर में भी खाना बनाते हैं तो पानी आपका शुरू में क्यों नहीं उबलता है? इसलिए क्योंकि वह ठंडा है, उसका तापमान कम है। लेकिन जैसे जैसे उसमें हीट जनरेट होता है, वाष्प उसमें भरते जाता है उस बर्तन में, तो वह क्या होता है, तापमान बढ़ते बढ़ते जब 100 डिग्री सेंटीग्रेड प्राप्त कर लेता है वो अपने अंदर वह बर्तन, तो वह पानी उबलने लगता है, या कोई भी चीज़ जो खाना बना रहे हैं उबलने लगता है 100 डिग्री सेंटीग्रेड पर। तो उबालने का मतलब ही होता है कि खाद्य पदार्थों को जैसे ही 100 डिग्री सेंटीग्रेड मिलता है तो उबलने लगता है, और जब हम खाद्य पदार्थ को 100 डिग्री सेंटीग्रेड पर पकाते हैं तो वही उबालना कहलाता है। ठीक है,
जैसे चावल, दाल, सब्जियां इसी प्रकार उबाल कर पकाई जाती है। अब आप लोग देखते होइएगा कि अगर सब्जी में आपको तरी रखना हो, ग्रेवी रखना हो, तो आप पानी को रखते हैं, तो पानी रखने के बाद वह बरकने लगता है कुछ देर में। तो वह बरकता कब है? जब 100 डिग्री सेंटीग्रेड मिलता है तो वह उबलने लगता है। उसी प्रकार से दाल भी देखते होइएगा कि दाल काफ़ी हार्ड होता है, उसको जो है बहुत देरों तक उबाला जाता है पानी में। तो यह सब उबालने, चावल भी उसी प्रकार से उबलने लगता है जब उसको 100 डिग्री सेंटीग्रेड मिल जाता है तो, और उबलने के फलस्वरूप ही यह सब जो है पकता है। ठीक है, तो यही है उबालना। खाद्य पदार्थों को कम पानी में उबालना चाहिए, अन्यथा विटामिन व खनिज नष्ट हो जाती है। अब जब भी आप उबालने के तरीके से खाना बना रहे हैं तो आपको ध्यान होना चाहिए कि आप ज़्यादा से ज़्यादा इसमें के चीज़ों को जो है बाहर न फेंकें, जिससे होगा ये कि आपका जो खनिज है, जो मिनरल है, विटामिन है, वह नष्ट हो जाएगा अगर इसमें के सामानों को आप फेंक दीजिएगा तो। इसलिए ज़्यादा कोशिश करना चाहिए कि चावल को धोकर जब हम बनाए तो उसमें का जो पानी लोग गांव में क्या करता है, निकाल देता है। निकालना नहीं चाहिए, या तो उससे जो है आप जिसे हम लोग बैठौआ कहते हैं कि भाई कुकर में रख दो बैठ जाएगा, इसी प्रकार से खुला बर्तन में भी जो है वह कुकर की तरह बन सकता है, तो ऐसा बना लीजिए। ठीक है, या अगर आप उसमें के निकाल देते हैं पानी को चावल बनने के बाद, तो उसका पुनः प्रयोग कर लीजिए। वो सब विटामिन और खनिज को ही लोग फेंक देता है, गाँव में अक्सर होता है। तो ये चीज़ें नहीं होनी चाहिए। बाकी 8.8 विधि याद रखिएगा, एक बार मैं और रिपीट कर देता हूँ जिससे आपको कोई दिक्कत ना हो। ठीक है, देख लीजिए, भोजन बनाने के अनेकों विधि है, हम अनेकों विधि से भोजन बना सकते हैं। अब मैंने आपको 8 विधि बताया ना, तो अब ऐसा नहीं करना है कि आपको जैसे जैसे मैंने 1 के बाद 2, 2 के बाद 3, 3 के बाद 4 में जो चीज़ें मैंने बताया गया सीरियल, ऐसा आपको नहीं लिखना है। आप चाहें तो 8वां नंबर को 1 पर लिख दीजिए, 6ठा नंबर को 2 पर लिख दीजिए, तीसरा नंबर को जो है 3 पर लिख दीजिए। आपको बस ये 8.8 विधि याद रखना है कि इन विधि के जरिए हम भोजन पका सकते हैं तरीके से, और यही इम्पोर्टेंट है। सीरियल इम्पोर्टेंट नहीं है कि आप 1 से लेकर 8 तक पूरा सीरियल ही रटे, नहीं, बस 8 आपको दिमाग में होनी चाहिए। जो जहां दिमाग में याद आते रहे उसको लिखते चले जाइए डिटेल से। ठीक है, चलिए अब देखिए, पहला मैंने बताया ब्रेजिंग में मैंने बताया कि 2 होता है, एक भुनना और एक स्टूइंग होता है। दूसरा मैंने बताया था ग्रिलिंग होता है, यानी तेज और खुली आंच में पकाना। ओके, तीसरा होता है रोस्टिंग और बेकिंग, आप लोग पता है, भुनना, और एक होता है बेकिंग करना, जिससे ब्रेड वगैरह बेकिंग करके बिस्कुट वगैरह तैयार किया जाता है। और भुनना के मतलब होता है कि हल्का हल्का जो है पानी रख के हम उसको भूनते हैं, सिझाते हैं कोई चीज़ को। ठीक है, उसके बाद है चौथा है सिझाना। सिझाना के मतलब होता है कि जैसे मीट हो गया, जैसे कोई ऐसे पदार्थ हो गया जिसको सिझने में, जिसको जो है मतलब यूँ कहा जाए तो जिसको जो है अब खाने के अवस्था में लाने के लिए उसे सिझाना पड़ेगा। अगर आप कच्चा चावल खाइएगा तो क्या होगा, समझ रहे हैं, और उसी को अगर हम सिझाते हैं तो क्या करते हैं, पानी में रखते हैं। पहले पानी को क्या करते हैं, गर्म करते हैं, पानी में चावल रखते हैं, फिर उसे धीरे धीरे जो है कम तापमान पर उसे क्या करते हैं, सिझाते हैं। और सिझने के बाद जब हो जाता है तो हमारा चावल खाने लायक हो जाता है। तो यही कहता है सिझाना, कम तापमान पर भोजन को जो है क्या किया जाता है, उबाला जाता है, और इसमें जो है लंबे समय तक कम आंचों पर जो है इसे पकाया जाता है, जिससे भोज्य पदार्थ खाने लायक और सिझ जाता है। ठीक है, इसमें मांस, चने, हार्ड जो कठोर होता है उसको इस प्रकार से हम बना सकते हैं। पांचवा है डीप फ्राइंग, तलना। अब आपको पता है तलना में 2 तरीका है, एक होता है आपका छिछला हुआ और एक होता है गहरी। ठीक है, उसी प्रकार से छठा है पोचिंग मेथड में, कि वाष्पीकृत में हम जो है भोजन को बनाते हैं, जिसमें होता है कि कुछ तरल पदार्थ होते हैं और कुछ नए चीज़ों को मिलाकर हम तैयार करते हैं, तो यही वाष्पीकृत हो जाता है। जैसे पानी, दूध और वाइन में कोई चीज़ मिलाकर कम तापमान पर बनाते हैं, तो ये पोचिंग होता है। 7वां है सिमरिंग का मतलब है कि जिस बिंदु पर वाष्पीकरण होता हो उससे कम बिंदु पर जो है पकाना ही सिमरिंग कहलाता है। इसमें मांस और मछली को पकाते हैं, अगर अधिक तापमान पर पकाएंगे तो रेशा जो है कठोर हो जाएगा। ठीक है, फाइबर। 8वां है बॉइलिंग समझ रहे हैं कि जो 100 डिग्री सेंटीग्रेड पर भोजन हम पकाते हैं वो जो है हमारा उबालना विधि होता है। जैसे चावल, दाल, सब्जी, ये सब उबालने के द्वारा ही जो है तैयार किया जाता है। ठीक है, तो आपका यहाँ पे उबालना मेथड और भोजन पकाने के 8 इम्पोर्टेंट मेथड समाप्त हो गया। एक इम्पोर्टेंट मेथड और है, 9वां मेथड है भाप में पकाना, स्टीमिंग। देख लीजिए, भाप में पकाना इम्पोर्टेंट है, भाप में पकाना। ठीक है, भाप में पकाना। एक और बच गया था, मैंने 8 ही देखा है, यहाँ पे एक और है, देख लीजिए।
अब स्टीमिंग, भाप में पकाना, इस विधि में खाद्य पदार्थों को भाप द्वारा पकाया जाता है। ठीक है, खाद्य पदार्थों को भाप में पकाने से पोषक तत्वों की क्षति नहीं होती है। सबसे महत्वपूर्ण जो है यही विधि होता है, क्योंकि सब विधि में कुछ ना कुछ पोषक तत्व का जो है नष्ट होगा ही होगा बनाने में, चाहे वो भुनना हो, बेकिंग करना हो, कुछ भी हो। लेकिन ये भाप वाला जो मेथड होता है ना, इसमें भोजन को सिर्फ और सिर्फ भाप में पकाया जाता है, वाष्प में। ठीक है, स्टीम करके। अब जैसे वाष्प में बनाया जाता है, सॉरी भाप में, तो भाप से जो है पकने वाला चीज़ों का जो है पोषक तत्व नष्ट नहीं होता है, और इस प्रकार से पोषक तत्व जो है बचा रहता है, और जिससे होता है कि भोजन जो है बिल्कुल पौष्टिक मिलता है। तो नौवां हमारा जो पकाने का विधि है स्टीम में, भाप में। बहुत सारे चीज़ भाप में तैयार किया जाता है, पता होनी चाहिए। ठीक है, चलिए आगे एक क्वेश्चन है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, न्यूट्रिशन से ही है यह प्रश्न, कि अगर कुपोषण होने से 5 बीमारी के नाम, इनके रोकथाम लिखना है, मतलब 5 डिजीज लिखना है। बट मैं आपको बताऊंगा 5 नहीं, बहुत सारे बीमारी के बारे में बताएंगे जो पोषण के कमी से होता है। सीधा मैं बताता हूँ कि भोजन में, खाद्य पदार्थों में उपयुक्त जो है प्रोटीन हो गया, ठीक है, विटामिन हो गया, खनिज हो गया, ये सब पोषक तत्व है। और इन पोषक तत्वों के उपयुक्त मात्रा में कमी और बढ़ोतरी होने से ही कुपोषण होता है। सीधा समझिए, कुपोषण ऐसा नहीं है कि पोषक तत्व के कमी से ही होता है, पोषक तत्व के अधिकता से भी जो है व्यक्ति में कुपोषण होता है। ठीक है, तो जैसे ही आपके पोषण आहार में पोषक तत्वों का असंतुलन होता है, मीन्स कम और अधिकता होता है, जिससे असंतुलन उत्पन्न होता है, और असंतुलन होने से व्यक्ति कुपोषित हो जाता है। ठीक है, और यही हमारा कुपोषण होता है। समझ रहे हैं चीज़ों को? चलिए बाकी देख लीजिए, ऐसी अवस्था जिसमें व्यक्ति के शरीर में एक या उससे अधिक पोषक तत्वों की कमी होती है, कुपोषण कहलाता है। वही चीज़ है पोषक तत्व। पोषक तत्व के मतलब क्या? प्रोटीन हो गया, कार्बोहाइड्रेट, फैट, जो है खनिज, वसा, ये सब जो है पोषक तत्व है। अगर मान गए आपके शरीर में फैट का बहुत ज़्यादा कमी हो जाएगा तो क्या होगा? आपको बहुत ज़्यादा सूखी सूखी सी लगेंगे, आप एकदम जो है आपका त्वचा झुर्रीदार लगने लगेगा। वहीं पर अगर फैट बहुत ज़्यादा बढ़ भी जाता है शरीर में तो व्यक्ति मोटा मोटा सा एकदम लगने लगता है, थुल लगने लगता है, तो वह भी सही नहीं होता है। और एकदम से फैट कम जाना भी सही नहीं होता है। मतलब ऐसा होना चाहिए कि व्यक्ति हाँ एकदम हिस्ट पुष्ट लगे, ये भी लगे कि हाँ देह पर मांस भी है, और ज़्यादा दुबला भी नहीं लगे। तो ये सब जो है पोषक तत्वों की कमी से ही होता है। अब जैसे ही हमारे भोजन में, आहार में पोषक तत्व को, चाहे एक हो या एक से अधिक पोषक तत्वों की कमी हो जाता है, तो इसी को हम कुपोषण कहते हैं। समझ रहे हैं चीज़ों को? चलिए पोषक तत्व क्या होता है मैंने आपको बता दिया। ओके, अब यहाँ पे कुपोषण से होने वाला बहुत सारे बीमारी है, न्यूट्रिशन डिफिशियंसी, बहुत सारे बीमारी है। आपके एग्जाम में पूछा जा सकता है कि कुपोषण यानी कुपोषण से होने वाले बीमारियों की सूची बनाएं। तो चलिए सूची को दिखाते हैं। बहुत सारी सूची है, आप लोग जानते भी हैं, जैसे क्वास्कियोर होता है, मरासमस सूखा रोग कहते हैं, आँखों पर प्रभाव पड़ता है, हड्डी का रोग रिकेट्स होता है, ऑस्टोमेलेशिया यह भी हड्डी का ही रोग है, टिटेनी होता है, समझ गए, देह हाथ में अंगड़ाई आने लगता है, ऑस्टियोपोरोसिस होने लगता है, बेरी प्लेगरा, घेघा रोग, बौनापन, मैक्सोडिमा, रक्तहीनता, स्कर्बी, ठीक है, और मैक्सोडिमा जो है त्वचा का रोग है। तो ये सब कुपोषण से जो है आपके होने वाला रोग है। ठीक है, 14 यहाँ पे मैंने बताया। अगर आप 10 भी एग्जाम में लिस्ट बना दीजिएगा कुपोषण से बीमारी का तो बहुत ज़्यादा आपके लिए यूजफुल हो जाएगा। याद रखिए ना, बहुत आसान है। स्कर्बी जानते हैं, रक्तहीनता यानी एनीमिया जानते हैं, मैक्सोडिमा त्वचा का रोग है, ठीक है, बौनापन ये भी जानते हैं, घेंघा रोग ये भी जानते हैं, ठीक है, प्लेगरा ये भी जानते हैं, बेरी ये भी जानते हैं, ऑस्टियोपोरोसिस ये भी जानते हैं, टिटेनी ये भी जानते हैं, ऑस्टोमेलेशिया यह भी जानते हैं, रिकेट्स ये भी जानते हैं, आँखों पर प्रभाव यह भी जानते हैं, सूखा रोग ये भी जानते हैं, क्वास्कियोर आप ये भी जानते हैं। तो सब तो आप जानते ही हैं, बस आपको ध्यान में रखना है। खासकर 10 इंपॉर्टेंट इसमें से आप अपने दिमाग में सेट कर लीजिएगा कि कुपोषण से कौन कौन से बीमारी होते हैं, उसको लिख दीजिएगा। कुपोषण से तो आपके शरीर में लगभग बहुत सारे बीमारी होता है। सूखन वही रिकेट्स है, ठीक है, हड्डी सूखने लगता है, त्वचा का रोग होता है, आँखों में रोग होता है, ठीक है, कमजोरी, वीकनेस, एनीमिया, बहुत सारे रोग होता है कुपोषण से होने से, यानी पोषण में दिक्कत आने से। ठीक है, अब माय डियर बहुत सारे कारण भी हो सकते हैं। आपसे जो है माल न्यूट्रिशन होने का कारण भी पूछ सकता है कि कुपोषण से होने वाले बीमारी के क्या कारण है, कारण बताइए। तो सबसे पहला देख लीजिए, अनेकों कारण में भोजन के विभिन्न पोषक तत्वों को समुचित अनुपात में न मिलना। अब हमारे भोजन में जो भी पोषक तत्व है, जो भी न्यूट्रिएंट्स है, उसका जो है हमारे भोजन में उचित अनुपात में नहीं है। जैसे मान गए
कभी खनिज मिनरल ज़्यादा है, कभी विटामिन ज़्यादा है, कभी प्रोटीन ज़्यादा है, कभी कोई चीज़ कम है। तो ये सब संतुलित अनुपात में नहीं रहेगा तो इससे भी जो है कुपोषण होता है। भोजन का अनियमितता। अब भोजन हमको सुबह शाम समय समय पर खाना चाहिए, ठीक है, भोजन शरीर के लिए उपयुक्त होता है, अच्छा भोजन। और अब भोजन में हमारा अनियमितता है, इरेगुलर है, अभी कर रहे हैं 2 दिन के बाद करेंगे, फिर सुबह करेंगे, फिर रात में नहीं करेंगे। तो इरेगुलर अनियमितता होना भी कारण होता है भोजन का, ठीक है। तीसरा कुपोषण के कारण है परिवार में जनसंख्या का वृद्धि होना, खाद्य पदार्थ, फल सब्जी, दूध दही घी आदि पदार्थों का अभाव। जाहिर सी बातें हैं, आपके परिवार में किसी के परिवार में 5 आदमी है, किसी के परिवार में 15 आदमी है, ठीक है। तो जाहिर सी बातें हैं 15 आदमी वालों के लिए ज़्यादा चीज़ें बनाना पड़ेगा, ज़्यादा चीज़ें बनाना पड़ेगा तो उसमें जो पोषक तत्व का ख्याल है वह कम जाएगा वहाँ पे, लेकिन 5 आदमी वाला समुचित पोषण प्राप्त करेगा। इसीलिए देखते होइएगा कि जिसका घर में 2-3 आदमी रहता है वह बहुत शरीर उसका हिष्ट पुष्ट देखने में लगता है, लेकिन वहीं पर बात किया जाए जिसके घर में 10 बच्चे हैं तो देखते होइएगा किसी का पेट निकला, किसी का सर निकला, मतलब कुपोषित हो जाता है। तो ये सब कारण बनता है जनसंख्या वृद्धि। चौथा है पारिवारिक आर्थिक स्थिति का खराब होना। जाहिर सी बातें हैं, परिवार में अगर आर्थिक स्थिति आपका सही नहीं है तो आपके घर में बच्चे या आप खुद कुपोषित हो सकते हैं। नेक्स्ट है 5वां है निर्धनता, बेकारी, अज्ञानता, अस्वच्छ वातावरण में रहना। कुपोषण के कारण ये भी होता है, वही निर्धनता, गरीबी होना, बेकारी मतलब बेरोजगारी होना, अज्ञानता मतलब कोई चीज़ का ज्ञान नहीं, यह सब जो है कुपोषण का कारण होता है। नेक्स्ट है स्वास्थ्यप्रद वातावरण का अभाव। अब आपके वातावरण ऐसा है कि आपके जो है स्वास्थ्य के लिए लाभप्रद नहीं है, तो ये भी कारण होते हैं कुपोषण का। आवश्यकता से अधिक कार्य करना, निद्रा व आराम की कमी। अब मान गए आप बहुत ज़्यादा काम ही कर रहे हैं, आराम व नींद कम ले रहे हैं, तो इससे भी जो है आपको कुपोषण के शिकार आप होने लगिएगा, ठीक है। तो ये सब चीज़ें हैं। शराब, गुटखा, सिगरेट आदि नशीले वस्तुओं को सेवन करने की प्रवृत्ति होना। अब मान गए आप जो है शराब लेंगे, गुटखा लेंगे, सिगरेट लेंगे और ये सब लेते हैं, लेकिन आप घी मलिदा खाते हैं, तो जो गलत चीज़ें हैं वह सही चीज़ों को कभी आगे नहीं बढ़ने देगा और आपका शरीर जो है कुपोषित हो जाएगा। हमारा शरीर कुपोषित कब होता है? जब हमारे शरीर में न्यूट्रिशन की कमी होती है, पोषक तत्वों की कमी होती है। और ये पोषक तत्व कहाँ से मिलता है? हम जो भोजन करते हैं उसी से मिलता है। अगर हमारा भोजन में अच्छा से पोषक तत्व होगा तो बॉडी को मिलेगा, अगर नहीं भोजन बढ़िया होगा तो उसमें पोषक तत्व नहीं होगा, पोषक तत्व नहीं होगा तो बॉडी को ना मिलेगा, सीधी सी बातें हैं। तो ये सब भी कारण होते हैं, ठीक है। बहुतों कारण होते हैं, कुपोषण को आपको लिखना है। बाकी अब हम यहाँ पे रोकथाम और प्रबंध देखते हैं कि अगर किसी को कुपोषण होता है या कुपोषण के कोई भी बीमारी होता है तो उन बीमारियों के रोकथाम प्रबंध कैसे करेंगे, चलिए बताते हैं। यह प्रश्न पूछा गया है, आप ऐसे मत पढ़िए, पूछा गया है, बहुत इंपॉर्टेंट है। सबसे पहले परिवार को पर्याप्त पोषण का शिक्षा प्रदान करेंगे। अब आपको जीएनए में पोषण के बारे में क्यों पढ़ाया जाता है, स्वास्थ्य शिक्षा के बारे में क्यों पढ़ाया जाता है? ताकि आपके नॉलेज रहे तो आप जाकर जहां भी आप जॉब करेंगे आप अपने आसपास में लोगों को सुझाव देंगे, स्वास्थ्य शिक्षा देंगे कि कैसा पोषण लेना चाहिए, क्या करना चाहिए। तो ये जो है परिवार को पर्याप्त पोषण और शिक्षा प्रदान करना पहला जिम्मेदारी है। दूसरा, रोकथाम प्रबंध में गर्भवती स्त्री को पूर्ण पोषित व संतुलित आहार लेने की सलाह देनी चाहिए। अब होता यह है कि खासकर गांव के एरिया में, ग्रामीण एरिया में जो महिला प्रेग्नेंट रहती है, गर्भवती रहती है, तो अपने ऊपर उतना ख्याल नहीं रखती है, ना ज़्यादा आराम करेगी, दिन भर काम करती है, ना ज़्यादा उसका खाना पीना सही रहेगा, नॉर्मल खाना खाएगी। जब उसको पता है कि हम प्रेग्नेंट है तो हमको जो नॉर्मल आवश्यकता है उससे आवश्यकता से बढ़ जाता है। इसीलिए देखते होइएगा अच्छे घर में जो है जब फीमेल प्रेग्नेंट होता है तो उसको अच्छे चीज़ से, संतरा, आयरन वाला सामान सब, उसको जो चीज़ मन होता है बहुत चीज़ खिलाया जाता है, ठीक है। ये सब क्यों? क्योंकि उसके शरीर का डिमांड बढ़ जाता है प्रेगनेंटी के टाइम में, ये चीज़ ध्यान में रखना चाहिए। तो इसलिए गर्भवती स्त्री को पूर्ण पोषण और संतुलन आहार की सलाह देना चाहिए आपको, जिससे कुपोषण रोक सके वह स्त्री में भी और होने वाले बच्चा में भी, ठीक है। आगे है भोजन का चयन, मतलब भोजन का जो सिलेक्शन होना चाहिए। खाद्य पदार्थों के पोषक तत्वों के बारे में जानकारी प्रदान करना। अब कैसा भोजन के सिलेक्शन करें? अगर हम बीमार हैं तो कैसा भोजन का सिलेक्शन करें? अगर एडल्ट है तो हमारे बॉडी के लिए कौन सा चीज़ नीड्स है? अगर हम बच्चे हैं, किशोरावस्था में है, तो हमारा शरीर इस समय विकास करने का टाइम है, तो कैसा भोजन को सिलेक्शन करना चाहिए, इस चीज़ के बारे में बताना चाहिए, ठीक है।
चलिए आगे चलते हैं। शिशु को पर्याप्त रूप से स्तनपान कराने की सलाह माँ को देना चाहिए। अब जो बच्चा स्तनपान सही से पूरे टाइम नहीं कर पाता है, वह बच्चा कुपोषित हो जाता है, तरह तरह की बीमारी घेरने लगता है। तो वैसे जो है हम क्या करेंगे, माता को शिक्षा देंगे कि आप अपने बच्चे को पहले पूर्ण जितना समय है को जो है स्तनपान जरूर कराएं, कंप्लीट कम से कम 6 महीने तो ज़रूर ही करवाएं। ठीक है, तो ये सब चीज़ें को जो है ध्यान रखना। आगे है 5वां, भोजन पकाने की उचित विधियों व भोजन संरक्षण के तरीकों के बारे में ज्ञान प्रदान करना। अब भोजन को कैसे सुरक्षित रखना है, भोजन को कैसे पकाना है ताकि भोजन से ज़्यादा पोषक तत्व न नष्ट हो, इन चीज़ों के बारे में लोगों को बताना चाहिए। ठीक है, जिससे कुपोषण को रोका जा सकता है। ठीक है, आगे है गरीबी व निर्धन व गरीब पॉइंट है कि गरीबी व निर्धन रेखा से नीचे जीवन यापन करने वाले परिवारों को सरकार द्वारा सहायता व खाद्य पदार्थ उपलब्ध कराना। अब आप लोगों को पता हो नहीं है तो मैं बता दूं, सरकार के द्वारा बहुत सारे स्कीम चलाई जाती है कि जो गरीब है, जो असहाय है, उसको जो है भोजन उपलब्ध कराया जा सके, उसको जो है भोजन के लिए खाद्य सामग्री दिया जाए। तभी देखते होइएगा कि पर सदस्य 2 केजी या 3 केजी जो है दिया जाता है। तो या कितना दिया जाता है आप लोग देखते होइएगा, जो गाँव में मिलता है सबको, ये चीज़ें हैं। तो जो गरीबी व निर्धन जीवन यापन उससे नीचे का है तो सरकार द्वारा उससे सहायता किया जाता है। स्कूली बच्चे के लिए मिड डे मील द्वारा उचित पोषण प्रदान किया जाता है। अब सरकार इतना व्यवस्था कर दी कि बच्चा अगर 10 बजे पढ़ने जा रहा है तो उससे जो है गांव के बच्चा है और दोपहर में लंच नहीं ले जा रहा है तो सुबह का खाया हुआ सीधा अगर शाम में लौटेगा तो उसको दिन में बहुत दिक्कत हो जाएगा, शरीर को एनर्जी नहीं मिलेगा। तो इसके लिए सरकार मिड डे मील चालू करवाई ताकि बच्चे को बीच में कुछ नाश्ता टाइप में भोजन मिल जाए। ठीक है ना, तो इसके लिए जो है उससे पोषण मिल जाएगा बच्चे को। 8वां है पोषण की गलत आदतों को दूर कर अच्छा पोषण अपनाने के लिए व्यक्ति व परिवारों को प्रेरित करना चाहिए। अब कुछ गलत जो है सेवन कर रहे हैं कोई व्यक्ति, जैसे तंबाकू, खैनी, बीड़ी, ये सब सेवन कर रहा है या वाइन वगैरह ले रहा है, तो इन सब को जो है मना करके अच्छे पोषण लेने के लिए सलाह देना, जिससे भी कुपोषण को रोका जा सकता है। आगे है 9वां है माय डियर, सभी को संतुलित आहार का महत्व समझाना। सभी व्यक्ति को ये चीज़ें समझाना कि अगर आप संतुलित बैलेंस डाइट लेते हैं तो आपके इसके क्या फ़ायदे होते हैं। ठीक है, 10वां है कुपोषण दूर करने के लिए विभिन्न संस्थाओं जैसे विश्व बैंक, यूनिसेफ, विश्व स्वास्थ्य संगठन आदि द्वारा चलाए जा रहे कार्यक्रमों को विधिवत रूप से उपयोग करना। अब 10वां पॉइंट यही कहता है कि कुपोषण को दूर करना है तो जो वर्ल्ड बैंक है, जो यूनिसेफ है, जो विश्व स्वास्थ्य संगठन है, इसके द्वारा तमाम ऐसे जो है योजना चलाए जाते हैं। इन योजनाओं कार्यक्रमों को विधिवत रूप से उपयोग करना सबको बताना चाहिए कि सबके जो है योजनाओं को कार्यक्रमों को उपयोग करना चाहिए। ठीक है, क्योंकि विश्व बैंक भी, यूनिसेफ भी और विश्व स्वास्थ्य संगठन भी पूरे विश्व लेवल पर स्वास्थ्य के क्षेत्र में बच्चे के लिए, मातृत्व के लिए, परिवार नियोजन के लिए सब जो है काम करता है। ठीक है ना, आगे है 11 बेरोजगारी दर को कम करना चाहिए। ठीक है ना, ज़्यादा से ज़्यादा जो है लोगों को ट्रेनिंग करना चाहिए, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को करना चाहिए कि अपना जीविका जो है प्राप्त कर सके। ठीक है ना, मतलब बेरोजगारी दर कम करना चाहिए जिससे व्यक्ति अपना अच्छे से मेंटेन कर सके। ठीक है, लोगों में जागरूकता अभियान चलाया जाना चाहिए। बिल्कुल सही है, लोगों में जागरूकता दिलाना चाहिए कि कैसे पोषण लेना चाहिए, किस टाइम पोषण का क्या महत्व है, विभिन्न प्रकार के चीज़ों से अवेयरनेस जो है लोगों में लाना चाहिए। 13 है एनीमिया के रोकथाम हेतु लौह युक्त पोषण लेने की सलाह दी जाती है। अब ये जो एनीमिया होता है यह मेल फीमेल बच्चा सब में हो सकता है, तो इसलिए एनीमिया के रोकथाम के लिए, और चूंकि एनीमिया एक जो है पोषण पर बहुत डिपेंडेंट होता है, पोषण के लिए आयरन युक्त जो है लौह युक्त पोषण लेने के ज़्यादा से ज़्यादा सलाह देंगे। ठीक है, 14 नंबर है उचित आहार वाला पोषण व्यवस्था करनी चाहिए। अब ऐसा व्यवस्था पोषण का करना चाहिए जिसमें संपूर्ण पोषक तत्व मौजूद हो, न्यूनतम पोषक तत्व मौजूद हो, जो व्यक्ति को न्यूनतम चाहिए उतना मिल जाए, ऐसा पोषण का व्यवस्था जो है करवानी चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट है, ये सब इंग्लिश में टोटल के टोटल दिया गया है, मैंने आपको जितना हो सका अच्छे से बता दिया। वीडियो थोड़ा सा बड़ा हो गया इसलिए सॉरी, क्योंकि 2 महत्वपूर्ण प्रश्न को मैंने शामिल कर लिया। तो कुपोषण से होने वाला बीमारी का सूची, कारण और प्रबंध कैसे करेंगे मैंने बता दिया। और ये दोनों क्वेश्चन एक प्रकार से आम क्वेश्चन है जिसको आप अपने खुद से भी लिख सकते हैं अगर एक बार अच्छे से समझ लीजिएगा तो। ठीक है, मैंने बता दिया, टोटल ऊपर हिंदी का, टोटल नीचे इंग्लिश, दोनों क्वेश्चन का दिए गए हैं। तो आप लोग के लिए हिंदी इंग्लिश वाला का PDF डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, डाउनलोड कर लीजिएगा। ओके, धन्यवाद।